हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल का मीनिंग पढ़ा था और उसके कुछ फीचर्स पढ़े थे। तो अभी हम यहाँ पर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को हम दो में क्लासीफाई कर सकते हैं, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड अकाउंटिंग अजम्पशंस, और दूसरा है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो पहले हम देखते हैं कि अकाउंटिंग कंसेप्ट्स या अकाउंटिंग अजम्पशंस क्या हैं। तो अकाउंटिंग कंसेप्ट्स या अकाउंटिंग अजम्पशंस आर द assumptions which are presumed to have been followed in preparing the annual accounts। ये ऐसे कंसेप्ट्स या assumptions होते हैं जिनको हम मानते हैं कि एनुअल अकाउंट्स बनाते हुए इनको फॉलो करना ही है। ठीक है। द एंटिटीज़ विच डू नॉट follow any of the fundamental accounting assumptions are required to disclose which of these assumptions have not been followed and the reason for not following them, right? अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसा करता है जो फंडामेंटल अकाउंटिंग assumptions को नहीं फॉलो करता, तो उसे बताना पड़ेगा कि कौन सी उसने फंडामेंटल अकाउंटिंग assumptions हैं वो फॉलो नहीं की, और अगर नहीं की तो क्यों नहीं की, राइट? तो लेट्स सी अकाउंटिंग कंसेप्ट्स या अकाउंटिंग अजम्पशंस हैं कौन कौन सी। वेरी फर्स्ट अकाउंटिंग अजम्पशन और अकाउंटिंग कंसेप्ट इज़ गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट ये कहता है कि जो बिजनेस है इट विल कंटिन्यू फॉर एन इनडेफिनेट पीरियड फॉर foreseeable period and there is no intention to close the business or scale down its operations significantly। मतलब जब भी हम बिज़नेस को स्टार्ट करेंगे तो हमेशा ये ध्यान में रख के स्टार्ट करेंगे कि बिज़नेस कभी बंद नहीं होगा। वो इस इंटेंशन के साथ नहीं स्टार्ट किया गया है कि उसको नियर फ्यूचर में बंद किया जा सके, right? It is because of this concept that a distinction is made between capital expenditure and revenue expenditure। इसी प्रिंसिपल के बेस पर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डिफरेंस कर पाते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स वो एक्सपेंडिचर हैं जिनका जो बेनिफिट है वो मोर देन 1 ईयर जाता है, लॉन्ग पीरियड के लिए जाता है, और जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं वो हैं जिनका बेनिफिट हम ये मानते हैं कि बहुत जल्दी एक अकाउंटिंग पीरियड में, मतलब विद इन 1 ईयर, उनका जो बेनिफिट है वह एग्जॉस्ट हो जाता है, राइट? तो सिर्फ गोइंग कंसर्न अजम्पशन के बेस पर ही हम ये डिसाइड कर पाते हैं कि कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर है और कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। सो एज पर दिस कंसेप्ट it is assumed that the business will continue to exist for long period in the future। It is on this concept we record fixed asset at their original cost। Because of this, the outside parties enter into long term contracts with the enterprise। बिजनेस के साथ जो दूसरी पार्टीज़ हैं वो तभी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो पाएंगी जब उनको पता है कि बिज़नेस लंबे समय तक चलेगा। अदरवाइज़ वो लंबे समय तक बिज़नेस करने के लिए काम नहीं करेंगी। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। पॉसिबल लॉसेस फ्रॉम द क्लोजर ऑफ बिजनेस विल नॉट बी एंटिसिपेटेड इन द अकाउंट्स। जो पॉसिबल लॉसेस हैं हम उनको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। Prepayments depreciation provision may be carry forward in the expectation of proper matching against the revenue of future period, and fixed assets are recorded at historical cost। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट या फिर कंसिस्टेंसी अजम्पशन। तो कंसिस्टेंसी अजम्पशन के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस जो हमने एक बार सेलेक्ट की, अडॉप्ट की, शुड बी अप्लाइड कंसिस्टेंटली ईयर आफ्टर ईयर। कोई भी अगर अकाउंटिंग प्रैक्टिस एक बार हमने फॉलो करनी शुरू कर दी तो इट शुड बी फॉलोड फ्रॉम 1 ईयर टू अनदर ईयर।
It should not be changed year to year in order to enable the management to compare profit and loss and balance sheet of different periods and make important conclusions. तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक साल एक प्रैक्टिस हमने अडॉप्ट की और नेक्स्ट ईयर विदाउट एनी रीज़न उसको चेंज कर दिया. अगर चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो चेंज कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि चेंज ही नहीं कर सकते, चेंज कर सकते हैं. इफ़ वी हैव अडॉप्टेड सम प्रैक्टिस एंड इट नीड टू बी चेंज, देन इट कैन बी चेंज्ड, राइट. बट without any reason it should not be changed. So we can have one example. There are two methods for charging depreciation, straight line method and written down value method. So if an organization has followed straight line method, then it should be followed ईयर आफ्टर ईयर. स्ट्रेट लाइन मेथड ही उसको फॉलो करते रहना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन को. कभी स्ट्रेट लाइन मेथड, कभी रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड या कभी कोई और मेथड नहीं फॉलो करना चाहिए. सेम ऐसे ही स्टॉक वैल्यूएशन के भी कई सारे मेथड्स हैं, लाइक बुक वैल्यू या फिर मार्केट वैल्यू, जिसमें से जो दोनों में से जो भी कम है उस पर हम स्टॉक को वैल्यू कर सकते हैं. फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एक मेथड है, लास्ट इन फर्स्ट आउट एक मेथड है. तो इस तरह से और भी काफ़ी सारे मेथड्स हैं. सो इफ़ बिजनेस हैज़ adopted LIFO method, last in first out method, then that method should be followed consistently. So this is consistency assumption. Next is accrual concept या accrual assumption. Accrual कॉन्सेप्ट या एक्रूअल अजम्पशन जो है ये अकाउंटिंग का एक अकाउंटिंग को रिकॉर्ड करने का एक बेस है. इसके अकॉर्डिंग जो ट्रांजैक्शन है वो जो रेवेन्यू और एक्सपेंसेस हैं वो उस पीरियड के माने जाएंगे जिस पीरियड में वो इनकर हुए हैं. लाइक इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सपेंसेस, सो एक्सपेंस इनकर होने का टाइम अलग हो सकता है और उसके पेमेंट का टाइम अलग हो सकता है. हो सकता है एक्सपेंसेस मार्च में इनकर हुए और उसको जो पेमेंट किया गया है वो जून में पेमेंट किया गया. तो इनकर होने का जो टाइम है वो अप्रैल है, मार्च है, लेकिन उसको पेमेंट का जो टाइम है वो जून है. तो जो एक्सपेंसेस हैं वो माने जाएंगे मार्च के. सेम ऐसे ही रेवेन्यूज़ अगर हमने अर्न कर लिए हैं फरवरी में और उसका जो रिसीविंग है, जो पेमेंट रिसीव हुई है वो मई में रिसीव हुई है, तो वो मई के रेवेन्यूज़ नहीं माने जाएंगे, वो फरवरी के रेवेन्यूज़ माने जाएंगे. तो ये है एक्रूअल कॉन्सेप्ट. तो एक्रूअल कॉन्सेप्ट यही कहता है कि अ ट्रांजैक्शन इज़ रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट द टाइम व्हेन इट इज़ एंटर्ड इनटू एंड नॉट व्हेन द सेटलमेंट टेक्स प्लेस. जब सेटलमेंट हो रही है उसकी, यानी जब पेमेंट हो रही है, तब वो ट्रांजैक्शन एंटर नहीं की जाएगी. वो ट्रांजैक्शन तब एंटर की जाएगी when it has come into existence. Thus revenue is recognized when it is realized, that is when sale is complete or services are rendered. It is immaterial whether cash is received or not. कैश एडवांस में रिसीव हुआ है या फिर फ्यूचर में रिसीव होगा, उससे कोई मतलब नहीं है. जब सर्विसेज हमने दे दी और या फिर गुड्स की सेल कर दी है तो उसी टाइम के वो रेवेन्यूज़ रिकॉग्नाइज किए जाएंगे. सेम ऐसे ही एक्सपेंसेस आर रिकॉग्नाइज्ड एज एक्सपेंसेस इन द अकाउंटिंग पीरियड इन विच रेवेन्यू रिलेटेड टू इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड वेदर पेड इन कैश और नॉट. तो एक्सपेंसेस हमने पे किए हैं या नहीं किए हैं, या एडवांस में पे कर दिए या फ्यूचर में पे करेंगे, उससे कोई मतलब नहीं है. वो एक्सपेंसेस तब के माने जाएंगे जब वो एक्सपेंसेस हम की कर रहे हैं. इसके एग्जाम्पल्स हैं. Expenses incurred but not yet paid in current period should be treated as accrual or accrued expenses under current liabilities.
तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हम उनको मानेंगे अगर हमने एक्सपेंसेस इनकर कर लिए हैं लेकिन पे नहीं किए, तो एक्रूअल या एक्रूड एक्सपेंसेस या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हम उनको मानेंगे और उनको करंट लायबिलिटीज़ में हम लिख देंगे. एंड एक्सपेंसेस इनकर्ड इन द फॉलोइंग पीरियड बट पेड इन एडवांस should be treated as prepayment expenses, means prepaid expenses under current assets. तो अगर कोई ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो कि इनकर नहीं हुए हैं लेकिन एडवांस में पे कर दिए, तो वो जो एक्सपेंसेस हैं वो प्रीपेड एक्सपेंसेस कहलाएंगे. एडवांस में पे कर दिए प्रीपेड एक्सपेंसेस होंगे और उनको हम करंट एसेट्स में शो करेंगे. And depreciation should be charged as a part of the cost of fixed asset consumed during the period of use. और depreciation उस टाइम पीरियड में चार्ज किया जाएगा जिस टाइम पीरियड में जो फिक्स एसेट है वो यूज़ हुआ, राइट. तो मान लीजिए अगर कोई एसेट 10 लाख रुपीज़ का है और उसकी जो लाइफ है एसेट की वो 10 ईयर्स है, तो दैट मीन्स एक साल में वो 1/10 यूज़ हुआ. एक साल में 1/10 यूज़ हुआ, तो अगर 1/10 वो यूज़ हुआ एसेट, तो एक साल का उसका डेप्रिसिएशन हुआ 1 लाख रुपीज़. तो वो हमारा उस साल का एक्सपेंस मान लिया जाएगा. अभी ये 3 थे अकाउंटिंग कंसेप्ट्स या अकाउंटिंग अजम्पशंस. अकाउंटिंग गोइंग कंसर्न अजम्पशन, कंसिस्टेंसी अजम्पशन एंड एक्रूअल अजम्पशन. अभी हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. तो पहला अकाउंटिंग प्रिंसिपल है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल. तो बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बिजनेस इज ट्रीटेड एज अ सेपरेट यूनिट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम its owner, creditors, managers, etc., and the owner of the business is always considered as distinct and separate from the business he owns. Business transactions are recorded from firm's point of view. तो हम ये मानते हैं कि जो बिजनेस एंटिटी है उसकी आइडेंटिटी अलग है. इट इज़ सेपरेट फ्रॉम ओनर्स, क्रेडिटर्स एंड मैनेजर्स. ओनर्स, क्रेडिटर्स और मैनेजर्स से उसकी आइडेंटिटी बिल्कुल अलग है, राइट. और जो बिज़नेस है उसकी आइडेंटिटी अलग है और इनकी आइडेंटिटी अलग है, ऑनर की, क्रेडिटरों की और मैनेजमेंट की. तो जो बिज़नेस है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह हम ट्रीट करते हैं और जो भी ट्रांजैक्शंस हैं वो बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड की जाएंगी. द प्रोप्राइटर इज़ ट्रीटेड एज क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड बाय हिम इन द बिजनेस. तो इसी तरह से जो प्रोप्राइटर है, बिजनेसमैन है जिसने कैपिटल इन्वेस्ट किया बिज़नेस में, वो भी क्रेडिटर माना जाएगा क्योंकि बिज़नेस और बिजनेसमैन दोनों की आइडेंटिटी अलग है. ऐसा हम मानकर चलते हैं बिज़नेस एंटिटी प्रिंसिपल में. तो अगर बिज़नेस भी अलग है और बिजनेसमैन अलग है, तो अगर बिजनेसमैन ने बिज़नेस को कुछ पैसा दिया, मतलब कैपिटल दी, तो वो जो बिजनेसमैन है वो बिज़नेस का क्रेडिटर हुआ. तो वो द बिजनेसमैन, द प्रोप्राइटर इज़ treated as a creditor to the extent of the capital invested by him in the business. तो इस अकाउंटिंग एंटिटी बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो बिजनेसमैन है, जो प्रोप्राइटर है, वो भी सेपरेट है बिज़नेस से और जो भी उसने कैपिटल इन्वेस्ट की है वो क्रेडिटर रहेगा उतने अमाउंट तक बिज़नेस का. इसके कुछ एग्जांपल्स हैं. इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर द ऑनर्स हाउस, ऑनर इज़ सेपरेट. तो इंश्योरेंस प्रीमियम अगर पे किया है ऑनर के हाउस का, तो इट शुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द एक्सपेंसेस ऑफ द बिज़नेस. ये बिज़नेस का एक्सपेंस नहीं है. अगर बिज़नेस के पैसे को यूज़ करके बिजनेसमैन का कोई एक्सपेंस पे किया है तो वो ड्राइंग्स कहलाएगी,
और वो बिज़नेस का एक्सपेंस नहीं होगा। ये बिज़नेस एंटिटी प्रिंसिपल की एक एप्लीकेशन है। सेकंड है द प्रोप्राइटर्स प्रॉपर्टी शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द प्रीमाइसेस अकाउंट्स ऑफ द बिज़नेस। तो ऑनर की जो प्रॉपर्टी है, क्योंकि ऑनर और बिज़नेस अलग हैं, तो जो ऑनर की प्रॉपर्टी है वो भी अलग कंसीडर की जाएगी। बिज़नेस की प्रॉपर्टी भी अलग कंसीडर की जाएगी, ऑनर की प्रॉपर्टी अलग कंसीडर की जाएगी। ऑनर की प्रॉपर्टी को बिज़नेस की प्रॉपर्टी में नहीं शो किया जाएगा। Then any payment for owner's personal expenses by the business will be treated as drawings and reduced the owner's capital contribution in the business। तो इसी को यूज़ करते हुए, इसी प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए, अगर ऑनर का कोई पर्सनल एक्सपेंस की पेमेंट की है बिज़नेस ने, तो वो ड्राइंग है एंड इट विल रिड्यूस द कैपिटल इससे डिक्रीज़ हो जाएगी। तो ये है अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल या बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। नेक्स्ट है मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग transactions and events that can be measured in terms of money are recorded in the books of accounts for the enterprise। सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स जिनको हम मनी में मेजर कर सकते हैं, सिर्फ उन्हीं को ही रिकॉर्ड करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ओनली दोज ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स आर रिकॉर्डिंग इन accounting which are capable of being expressed in terms of money। An event, even though it may be very important for the business, will not be recorded in the books of the firms unless its effect can be measured in terms of money। तो अगर कोई ऐसा कोई इवेंट है जिसको जो बहुत इम्पॉर्टेंट इवेंट है, लेकिन अगर उसको मनी में हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते, मनी में मेजर नहीं कर सकते, तो उस प्रिंसिपल को भी, उस इवेंट को, उस ट्रांजैक्शन को भी हम बिज़नेस में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ओनली दोज ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स विल बी रिकॉर्डेड इन बिजनेस दैट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। So this principle suffers from two major limitations, right? One limitation is transactions and events that can be measured in terms of money are recorded in the books of accounts, howsoever important they may be to the enterprise। For example, human resources with the enterprise are important to the enterprise but are not reflected in the financial statements because they cannot be measured and expressed in the money terms। तो ऐसे ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स जो वैसे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत यूज़फुल हैं, लेकिन क्योंकि वो मनी के टर्म्स में मेजर नहीं किए जा सकते, तो हम उनको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। सेकेंड इसकी जो लिमिटेशन है वो है द वैल्यू ऑफ मनी इज़ कंसीडर्ड टू हैव स्टैटिक वैल्यू एज द ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड एट द वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन डेट। तो हम ऐसा मानते हैं कि जो वैल्यू ऑफ मनी है वो स्टैटिक है, चेंज नहीं होगी, क्योंकि जिस दिन ट्रांजैक्शन हुई है हम उस ट्रांजैक्शन डेट पर उसको रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल है जैसे कि मार्केट कंडीशंस, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस एंड द एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट वुड नॉट बी डिस्क्लोज्ड इन द अकाउंट्स। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि मार्केट कंडीशंस, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस है, एफिशिएंसी मैनेजमेंट है, ठीक है, क्वारल बिटवीन टू एम्प्लॉयज़ है, ऑनेस्टी ऑफ द एम्प्लॉयज़ है, ये सब कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो बिज़नेस की परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं, राइट। बट हम इनको क्या करेंगे, मनी में क्योंकि मेजर नहीं कर सकते, तो इनको रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। तो इस वीडियो में हमने 3 अकाउंटिंग अजम्पशंस के बारे में पढ़ा, गोइंग कंसर्न अजम्पशन, कंसिस्टेंसी अजम्पशन, एक्रूअल अजम्पशन, और फिर उसके बाद 2 प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ा,
अकाउंटिंग एंटिटी या बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल एंड मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। तो अभी बाकी जो प्रिंसिपल्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय।